आज़ादी के आंदोलन के बीच में पत्रकारिता की क्या भूमिका थी? इलाहाबाद में 1907 में विज्ञापन छपता था। संपादक को क्या मिलेगा? 2 सूखी जौ की रोटी, हर संपादकीय पर 10 साल की सजा, और इस अखबार के 8 संपादक एक के बाद एक जेल में। मौलवी मोहम्मद बाकिर का नाम लोग नहीं जानते हैं, इसी दिल्ली में तोप से उड़ा दिया गया है। प्रेमचंद खून फेंकते हुए मर गए 56 साल की उम्र में। मतलब तो फिर ये बचता है ना सर कि खून थूकते हुए ही पत्रकार मर जाएं तभी वो आज़ादी के साथ काम कर पाएंगे। एक बहुत बड़े पत्रकार है, नाम नहीं लूंगा, पता चला किसी एक खबर की वजह से 5 करोड़ का विज्ञापन वापस ले लिया गया है। कि आज़ादी से पहले भी हवा में तो प्रिंटिंग प्रेस काम नहीं कर रहे होंगे, पैसा वहां भी चाहिए होगा। नमस्कार दोस्तों, पत्रकारिता जो है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन सब लोगों ने अपना अपना पक्ष चुन लिया है। ये बात आपने सुनी होगी, बहुत सारे लोग इस बात को मानते भी होंगे, लेकिन ये जो निष्पक्षता है इसकी परिभाषा में बड़ा झोल मूल है। अगर निष्पक्षता ही एक यूनिवर्सल नियम था तो आज़ादी से पहले जो पत्रकारिता हो रही थी उसका पक्ष क्या था? क्या वो पत्रकारिता निष्पक्ष थी, या फिर निष्पक्ष को समझने का हमारा दायरा बड़ा संकुचित हो गया है, बहुत छोटा हो गया है? आज़ादी के आंदोलन के बीच में पत्रकारिता का क्या महत्व था, पत्रकारिता की क्या भूमिका थी, और आज जब लोकतंत्र इस देश में है उस वक्त पत्रकारिता का क्या महत्व रह जाता है, निष्पक्षता की क्या वैल्यू रह जाती है, तटस्थता क्या होती है, रिपोर्टिंग क्या होती है, फैक्ट्स क्या होते हैं, इन सब के बीच पत्रकारिता कहाँ रहती है, पत्रकारिता की आलोचना क्या होती है, सत्ता के सामने पत्रकारिता की क्या भूमिका होनी चाहिए, विपक्ष के सामने क्या होनी चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं पत्रकारिता को लेकर। तमाम लोग अपने आप को पत्रकार सिद्ध करने लगे हैं। 20-20, 22-22 साल तक पत्रकारिता करने के बावजूद आपको रील करना पड़ता है कि मैं एक पत्रकार हूं। तो ऐसी स्थिति पैदा क्यों हो जाती है? पत्रकारिता के सारे संदर्भों को और ख़ास तौर पे फ्रीडम स्ट्रगल में पत्रकारिता और पत्रकारों की भूमिका क्या रही है, इसे समझने के लिए मुझे लगा कि गहराई में एक चर्चा की बहुत ज़रूरत है। और गहराई में चर्चा हम करते हैं द थर्ड आई के एपिसोड्स में पंकज श्रीवास्तव जी के साथ। पंकज जी आज भी हमारे सामने हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। शुक्रिया। और पत्रकारिता को समझने की कोशिश एज अ स्टूडेंट मैं करूंगा हमारे पेशे के बहुत वरिष्ठ और बहुत अनुभवी डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी से। तो सर सबसे पहला सवाल तो ये, और इसे आप बिल्कुल ऐसा ही समझें कि ये एक लेक्चर होने वाला है क्लासरूम का, एक स्टूडेंट बैठा है, एक टीचर बैठे हैं। पत्रकारिता निष्पक्ष होनी चाहिए, ये नारा बड़ा चलता है। तो स्वाधीनता संग्राम में पत्रकारिता की भूमिका, पत्रकारों की भूमिका पर हम आएंगे। पहले आप निष्पक्षता और तटस्थता, इन 2 शब्दों को समझाइए पत्रकारिता के कॉन्टेक्स्ट में। पहले तो आपने ये जो शिक्षक और शिष्य वाली जो उपमा दी है, मुझे याद आया भारत में जो उपनिषदों की परंपरा है वो दरअसल यही है। उपनिषद का अर्थ ये है कि गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, सवाल जवाब करना, और मौका पड़े तो गुरु पर भी सवाल उठाना। तो मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई ऐसा अंतिम सत्य नहीं बोलने जा रहा हूं जिसको आप क्वेश्चन ना कर सकें, बल्कि आप क्वेश्चन करें ताकि हमारे दर्शक भी बात को समझ सकें। अब आती है निष्पक्षता और तटस्थता की बात। तटस्थ का तो सीधा अर्थ है कि आप पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इनडिफरेंट। हाँ, मतलब आपसे कोई मतलब नहीं है। जैसे इस देश में अगर कोई जुल्म कर रहा है और आप कहें मैं तटस्थ हूं, यानी आप जुल्म करते हुए देख रहे हैं, जुल्म सहते हुए देख रहे हैं, और आप कह रहे हैं मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है ना। निष्पक्षता का अर्थ हुआ कि इस परिस्थिति में मेरा कोई पक्ष भी नहीं है ना, न मैं इस पक्ष में हूं न मैं उस पक्ष में हूं। कोई जो जिसको करना चाहे करे। पर आपने सुना होगा कि दिनकर जी ने बड़ी मशहूर पंक्ति है कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो तटस्थता कम से कम पत्रकारिता में, तो मेरा ख्याल है कि जो भारतीय परंपरा है पत्रकारिता की, मेरी नज़र में तो वो अपराध है, और निष्पक्षता भी अपराध है। हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर वर्गीय शोषण है, जहाँ सत्ता का आतंक है, जहाँ जाति विभेद है। उसमें अगर कोई पत्रकार कहे कि मेरा कोई पक्ष ही नहीं है तो फिर वो अपराधी है। और ऐसी पत्रकारिता को कम से कम भारत में, या जो हम अगर भारतीय परंपरा में उसको अगर देखें तो कभी भी उसको सम्मान नहीं दिया गया। हिंदी पत्रकारिता के सिरमौर कौन है?
हम अक्सर कहते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। विद्यार्थी जी जो एक तरफ कांग्रेस के यूपी के अध्यक्ष थे, 1930 में जो नमक आंदोलन चला उसके वो डिक्टेटर बनाए गए, उस समय डिक्टेटर शब्द था। और दूसरी तरफ उनका जो प्रताप अखबार था कानपुर में, उसमें वो भगत सिंह को बाकायदा छुपा के रखते थे। भगत सिंह वहां पर काम करते थे, बलवंत नाम से प्रताप में वो लेख लिखते थे। यानी एक तरफ गांधी जी के परम अनुयायी, और ऐसे अनुयायी कि भगत सिंह की शहादत के 2 दिन बाद यानी 25 मार्च 1931 को कानपुर में सांप्रदायिक दंगा रोकने के प्रयास में वो शहीद हो गए। और गांधी जी ने कहा कि काश मुझे भी ऐसी मृत्यु नसीब हो, और शायद वैसी ही हुई गांधी जी को। लेकिन विद्यार्थी जी का ये कद था, वो निष्पक्ष नहीं थे, वो तटस्थ नहीं थे। उन्होंने जलियांवाला बाग कांड की तुलना की थी एक मुंशीगंज गोली कांड से, जो रायबरेली में सई नदी के तट पर हुआ। और वहाँ पर एक सरदार वीरपाल सिंह वहाँ का जमींदार था, जिसने किसानों को घेर कर मारा था। तमाम किसान शहीद हो गए थे। और वहीं नेहरू जी बाय द वे वहाँ पहुँच गए थे। उस समय अवध में किसान आंदोलन चल रहा था। इसकी तुलना उन्होंने जलियांवाला बाग कांड से की, जिस पर उन्हें 6 महीने की कैद हुई, और उनका जो अखबार था उस पर भी जुर्माना लगा, 1000 रुपये का जुर्माना भी लगा, पर विद्यार्थी जी जेल गए। तो एक तरफ स्वतंत्रता आंदोलन में वो एक बड़ी भूमिका निभा रहे थे, एक पत्रकार भी थे। और 1925-26 में मेरा ख्याल है वो कांग्रेस की ओर से प्रांतीय काउंसिल में भी चुने गए थे, जो 1929 में पार्टी के कहने से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो एक ही भूमिका नहीं थी। यानी समाज में जो जुल्म है, जो गलत है, जो नफरत है, उस सब के खिलाफ वो अपनी लेखनी के माध्यम से जागरण कर रहे थे। क्या इसको ऐसा कहा जा सकता है सर कि आज़ादी से पहले जो पत्रकारिता हो रही थी, मतलब स्वतंत्रता संग्राम के समय में, जैसे आपने बताया कि विद्यार्थी जी जो थे यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, या फिर भगत सिंह जो खुद क्रांतिकारी थे, HSRA के मेंबर थे, वो भी आर्टिकल्स लिख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि गांधी लगातार लिख रहे हैं, अम्बेडकर लगातार लिख रहे हैं, और ये सब स्वाधीनता के लिए लड़ भी रहे हैं। तो दरअसल कोई पत्रकारिता कर ही नहीं रहा था, जो उसकी लड़ाई थी उसको आगे बढ़ा रहा था। तो क्या पत्रकारिता कहना जायज़ भी है स्वाधीनता संग्राम में जो हो रहा था? जायज़ है। पहले बात तो पत्रकारिता की ज़रूरत हमें क्यों है, पहले तो हम ये समझें। मेरा ख्याल है 1450 ईस्वी के आसपास, 1440, कुछ लोग 50 भी कहते हैं, जोहान्स गुटेनबर्ग जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होता है। और प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार होने के बाद पहली बार ऐसी स्थिति बनती है कि आम लोगों के पास किताबें या पर्चे या ज्ञान मुद्रित फॉर्म में पहुंचने लगता है ना। यहाँ तक कि बाइबल भी छपी, और यूरोप में अगर रिनेसांस हुआ तो उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि आम लोगों के पास आम भाषा में जानकारी पहुंच रही, बाइबल पहुंच गई। तो जो पादरी लोग तरह तरह की बातें करते थे, उसको लोगों ने देखा नहीं, बाइबल में तो ऐसा नहीं है। और पूरा प्रोटेस्टेंट मूवमेंट चला। वही जर्मनी में मार्टिन लूथर उसके बड़े नायक रहे प्रोटेस्टेंट मूवमेंट का। तो उसमें प्रिंटिंग प्रेस का बहुत बड़ा रोल रहा है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस आया है 18वीं सदी के आखिरी दौर में, 1700 मेरा ख्याल 80 के पास हिक्की बंगाल गजट करके। लेकिन शुरू में सब अंग्रेज़ों के ही वो थे, या कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान का मसला था। 1826 में कानपुर के थे पंडित युगल किशोर शुक्ला, ये वहाँ कलकत्ता से इन्होंने उदंत मार्तंड एक अखबार निकाला। बहुत चला नहीं, वो बंद हो गया। लेकिन जैसे जैसे स्वतंत्रता आंदोलन आगे बढ़ा, क्योंकि साक्षरता भी कम थी, उसका जो बिजनेस मसला था वो बहुत बन नहीं पा रहा था, तो मेरा ख्याल है कि बमुश्किल 1.5 साल के अंदर उदंत मार्तंड बंद हो गया। लेकिन जब स्वतंत्रता आंदोलन तीव्र हुआ तो लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए फिर आपने प्रिंटिंग प्रेस का सहारा लिया, पर्चे छापना, अखबार छापना। मैं इस समय सबसे ज़रूरी उनकी याद करना है मौलवी मोहम्मद बाकिर साहब की। 16 सितंबर 1857 को उनको तोप से उड़ा दिया गया बिना किसी मुकदमे के। वजह क्या थी? हालांकि कुछ लोग कहते हैं गोली मारी गई, पर आमतौर पर यह माना जाता है उन्हें तोप से उड़ाया गया। वो पहले शहीद संपादक हैं भारत के। अच्छा, बाकिर साहब। हाँ, बाकिर साहब। उनका अखबार था जिसका उस समय नाम था दिल्ली उर्दू अखबार।
जब 1857 की क्रांति बढ़ी तो उन्होंने क्रांतिकारियों के ऐलाननामे उसमें छापे, क्रांति का समर्थन किया, और जो अखबार था उसका नाम बदलकर अखबारुल जफर कर दिया बहादुर शाह जफर के सम्मान में। नतीजा ये हुआ जब दिल्ली में फिर से अंग्रेज काबिज हुए तो फिर जैसा मैंने बताया कि उन्हें बिना कोई मुकदमा चलाए तोप में बांध के उड़ा दिया गया। तो भारत में पत्रकारिता शुरू से ऐसी रही है कि उसने एक पक्ष लिया, क्योंकि देखिए पत्रकारिता का जो पूरा इतिहास है वो लोकतंत्र के साथ जुड़ा हुआ है। जब ब्रिटेन में ये कहा गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक बड़े सांसद रहे हैं जिन्होंने कहा कि ये फोर्थ स्टेट है जिसका काम बाकी 3 जो स्टेट्स हैं उस पर नजर रखना है, वॉच डॉग है। भारत के संदर्भ में कह लीजिए कि कार्यपालिका, न्यायपालिका या विधायिका जो है उस पर नजर रखते हुए उसको लगातार सचेत करना, ये चौथे स्टेट का फोर्थ पिलर जो डेमोक्रेसी का, इसलिए चौथा स्तंभ कहते हैं उसे। और भारत में उसे कोई अतिरिक्त सुरक्षा नहीं प्राप्त है। यहाँ पर जो आम आदमी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसी के तहत, उसी का इस्तेमाल करते ही कोई अखबार निकालता है। भारत में जब स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुए तो बहुत से अंग्रेजी के अखबार थे जिसके मालिक अंग्रेज थे, और वो सीधे सीधे अंग्रेजों के साथ थे। मतलब स्टेट्समैन हो या पायनियर हो, ये टाइम्स ऑफ इंडिया हो। टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में तो एक बड़ी ज़बरदस्त बात, जब मंडल आंदोलन चला तो एक बड़े पत्रकार हुआ करते थे अरविंदन दास, जो वहाँ काम भी करते थे, उन्होंने कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने सिर्फ 2 शासकों का विरोध किया है, बहादुर शाह जफर और वीपी सिंह। अदरवाइज वो हमेशा सत्ता के साथ रहे। यानी अंग्रेजी अखबारों का ये चरित्र ही था। मतलब एक गोदी मीडिया उस वक्त भी थी। बिल्कुल, लेकिन अंग्रेजी वाले थे उस वक्त, वो अंग्रेजी वाले थे। लेकिन जो हिंदी या भारतीय भाषाओं में अखबार निकले, उनका पहला मकसद ये था कि वो एक तो समाज सुधार के लिए, जैसे राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार उनका जो था वो फारसी में था, 1822 में निकाला। सती प्रथा के खिलाफ लगातार वो बात करते थे। और फिर जब आज़ादी का आंदोलन और तेज़ हुआ तो जगह जगह अखबार निकले। मैं आपको एक सज्जन के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा, उसका विज्ञापन छपता था, उस अखबार का नाम था स्वराज। ये एक शांति नारायण भटनागर साहब थे जो लाहौर से आए थे और इलाहाबाद में बसे थे। इलाहाबाद में उन्होंने शुरू किया वो अखबार। बहुत लोग नाराज़ ना हो कि मैं प्रयागराज नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ और वो आज भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। नाम आप कितना भी बदल दीजिए, मुगल सराय ही रहेगा। नहीं, वो प्रयागराज मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ, जैसे कहा मैंने, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आज भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट भी आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट है। और मुझे इस बात का ये भी फक्र है कि इलाहाबाद में प्रयाग और प्रयागराज दोनों थे। यानी प्रयाग स्टेशन हमारी यूनिवर्सिटी के पास था और प्रयागराज दारागंज के पास, संगम के पास, वो भी एक स्टेशन था। यानी इलाहाबाद में प्रयाग और प्रयागराज की जगह थी, पर आज तमाम लोग प्रयागराज इस तरह से कहते हैं जैसे उसमें इलाहाबाद की जगह नहीं है। माफ़ी चाहता हूँ, पर मेरे लिए वो इलाहाबाद है। तो इलाहाबाद में 1907 में स्वराज अखबार, शांति नारायण भटनागर साहब आए और उन्होंने अपना सब कुछ बेच के इस अखबार को शुरू किया। और इसका जो विज्ञापन छपता था, अद्भुत विज्ञापन था। संपादक को क्या मिलेगा? ये संपादक हमें चाहिए, हम क्या देंगे? 2 सूखी जौ की रोटी, हर संपादकीय पर 10 साल की सजा, और जाहिर है 1 गिलास पानी, और इसके अलावा 1 पैर आपका दफ्तर में, दूसरा पैर आपका जेल। ये विज्ञापन छपता था हुजूर कि हमें ऐसे संपादक की जरूरत है। और इस अखबार के 8 संपादक एक के बाद एक जेल गए लगातार। यानी एक संपादक जेल जाता था, दूसरा आता था, वो भी जेल जाता था। जौ की रोटी की इतनी कमी थी क्या? सोचिए, यानी जौ की रोटी भारत की आज़ादी के प्रति समर्पित ये पत्रकारिता थी, क्योंकि वो अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ बोलना और भारत की जनता के पक्ष में खड़े होना अपना फर्ज मानती थी। क्योंकि अखबार की जरूरत क्यों है भाई? लोकतंत्र है, हम सब बात करें, एक ऐसी सरकार होनी चाहिए, एक सपना है ना, उस सपने के साथ अखबार हम निकाल रहे हैं। जैसे वो बहुत बार बार कहा जाता है कि आप सच बताइए, हमें सूचना की जरूरत क्यों है? जनता को सूचित करना था कि आप गुलाम हैं,
गुलामी में आपके ये अधिकार नष्ट हो रहे हैं, आपको अपना शासन चाहिए, तो भारत में आज़ादी आनी चाहिए, और आज़ादी होगी तभी आप पत्रकारिता भी कर पाएंगे, लोकतंत्र होगा तभी आप पत्रकारिता कर पाएंगे। वरना आप जैसे पहले जेल भेजे जाते थे, वैसे आज भी भेजे जा रहे हैं अगर आप पत्रकारिता करें, लेकिन उस समय एक सपना था, एक नवीन भारत का सपना था, एक ऐसा सपना जो अतीत में जो असंभव मान लिया गया था। लेकिन हमारी आज़ादी की लड़ाई के जितने नायक हैं वो अगर आप देखें तो एक स्तर पे पत्रकार भी हैं, हमेशा रहे हैं, हमेशा। भाई क्यों रहे हैं, क्या जरूरत, मतलब पत्रकारिता का मिशनरी काम जैसा कुछ। बिल्कुल, एक खास दौर में पत्रकारिता मिशनरी हो सकती है। जैसे एक अस्पताल में एक डॉक्टर के लिए मरीज को बचाना एक मिशन है, अपने आप में कोई आप कहिए कि मिशनरी नहीं है, लेकिन एक डॉक्टर जब ऑपरेशन टेबल पे होता है तो वो मिशन पे है अपने की बचाना है। तो भारत जो लगातार मतलब जख्मी था, हर स्तर पे जख्मी था, जिसे लूट के एकदम कंगाल कर दिया गया था। इवन औरंगजेब के समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था की 1/3 थी, और हम इस तरह से लुटे पिटे थे कि हम भोजन के लिए भी तरस गए थे, अकाल में लोग मर रहे थे। लेकिन यहाँ के पत्रकारों ने इसी को आवाज दी, इस देश की जनता को सूचित किया, शिक्षित किया, प्रशिक्षित किया, दुनिया भर की क्रांतियों के बारे में बताया कि संभव है। ऐसा नहीं कि संभव नहीं है। दिक्कत ये थी कि हमारी भारतीय जनता के बड़े हिस्से में ये एक असंभव कल्पना थी आज़ादी। उन्हें लगता था कि ये तो ईश्वर की माया है, अब अगर अंग्रेज हम पे शासन कर रहे हैं तो ईश्वर की इच्छा है। लेकिन इन लोगों ने बताया ऐसा नहीं है। 1776 में अमेरिका में क्रांति हुई है लिबर्टी के नाम पर जी। फ्रांस में 1789 में क्रांति हुई है, रशिया के अंदर मतलब समता, स्वतंत्रता और भाईचारे के नाम पर। रूस में 1917 में क्रांति हुई। तो दुनिया की ये जो तमाम सूचनाएं हैं, इन सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने का ये असर था कि लोग, उनके अंदर ये आत्मविश्वास आया कि हम भी आज़ाद हो सकते हैं। तो पत्रकारिता का ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। जैसे गांधी जी तो अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन उन्होंने शुरू किया, भारत आए तो नवजीवन, हरिजन, और इसके अलावा उन्होंने एक यंग इंडिया, है ना, ये सब भी शुरू किया। डॉक्टर अंबेडकर, जो एक तरह से मैंने पहले भी कहा कि वो दोहरी गुलामी से लड़ रहे थे, एक तो अंग्रेजों की गुलामी, दूसरा भारतीय समाज में जो शूद्र वर्ग को जिस तरह से सदियों से गुलाम बना के रखा गया, वो उसको आवाज दे रहे थे। वो भी अखबार, एक अखबार नहीं, उन्होंने मूक नायक निकाला 1920 में, 27 में बहिष्कृत भारत निकाला, फिर जनता 1930 में, जनता समता, फिर 1956 में प्रबुद्ध भारत। तो ये सब क्यों निकाल रहे थे? या नेहरू जी ने नेशनल हेराल्ड शुरू किया, कराया पूरी तरीके से, है ना। मदन मोहन मालवीय जी हिंदुस्तान अखबार उन्होंने शुरू किया, फिर और भी कई अखबार से वो जुड़े। लीडर बड़ा इंपॉर्टेंट, वो भी इलाहाबाद से निकला था। तो ये सारे लोग, क्योंकि आपको नई नई सूचनाएं देना है और भारत की स्थितियों का विश्लेषण करना है और लोगों को बताना है कि आज़ादी एक संभव सपना है, एक शोषण मुक्त समाज एक संभव सपना। यहां तक कि भगत सिंह के बारे में भी मैं कहूंगा, आमतौर पर लोग भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों को बस बंदूक के साथ दिखा देते हैं। अरे भाई, वो HSRA बना रहे थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी जो थी, जिसे बाद में बिल्कुल। तो उसमें शिव वर्मा जो भगत सिंह के सहयोगी थे, जब भगत सिंह से वो जेल में मिले तो उन्होंने कहा कि बुलेट नहीं, बुलेटिन। ये शिव वर्मा ने अपने संस्मरणों में कहा। यानी बुलेट तो ठीक है, हमने किया, पर हिंसा हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है लोगों के विचारों में परिवर्तन करना। और इसीलिए वो ये कहते थे कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, विचार महत्वपूर्ण है, तो विचारों का प्रसार ये हमें करना होगा। अब मेरा सवाल यहाँ पे एक ये आता है सर, बहुत सारे लोग आज के दौर में अगर हम बात करें तो कहते हैं कि भाई पत्रकारिता में आप फैक्ट्स की बात करें, सत्य बताएं, ओपिनियन उसमें ना ठेलें। हम गांधी से लेकर अंबेडकर तक, भगत सिंह तक, पंडित नेहरू तक देखें, गणेश शंकर विद्यार्थी को देखें, आपने जिन लोगों का नाम लिया और जो अखबार शुरू हुए, स्वराज की आपने बात की, इन सब का अपना एक विचार था और विचारों को फैलाने के लिए ही लोग पत्रकारिता कर रहे थे। शिक्षित करना था, अवेयर करना, तो विचार तो आप फैलाएंगे और विचार हमेशा ओपिनियन होगा।
या फैक्ट्स भी होगा तो फैक्ट्स का एनालिसिस होगा, हम्म। एनालिसिस में आपका ओपिनियन आ ही जाएगा। हम्म। तो क्या आज़ादी से पहले ओपिनियन का आ जाना बड़ा स्वाभाविक रहा और आज के दौर में ओपिनियन आ जाता है तो वो गड़बड़ है मामला क्या? नहीं नहीं, विचार के बिना, देखिए जैसे ही आप कोई शब्द लिखते हैं, शब्द के साथ अर्थ की खुशबू फैल जाती है। शब्द अपने अर्थ और अपने संदर्भ के साथ हमारे सामने खुलते हैं जी। कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो हम पर कोई प्रभाव न डाले, है ना। अगर हम कहते हैं कि हमारा काम तथ्य बताना है, सत्य बताना है ना, लेकिन हमारे देश में एक संविधान है जिसने हमें ये आज़ादी दी है कि हम पत्रकारिता करें, यानी हम उस संविधान के स्वप्न से बंधे हुए हैं। कोई कह सकता है कि हम उस संविधान को नहीं मानते और वो भी अपना विचार रख सकता है, लेकिन वो फिर संघर्ष होगा। हमेशा दुनिया विचारों के संघर्ष से आगे बढ़ी है और हर विचार तरह तरह से आगे बढ़ता है। जैसे जब हम कहते हैं कि फलाने विभाग में भ्रष्टाचार है और लोग लूट रहे हैं, मान लीजिए कोई खबर, हालांकि अभी ये सब खबरें नहीं छपती हैं आजकल, लेकिन जब हम लोग अखबारों में थे या टीवी में थे तो हमें बाईलाइन तभी मिलती थी या हम पीटीसी तभी करते थे जब हम अखबार मतलब किसी सरकार या किसी मंत्री या किसी अफसर की पोल खोलें, तभी हमें बाईलाइन या हमारा नाम चेहरा सामने आता था। ये क्यों हम कहते हैं? इसलिए कि ये गैर कानूनी है। घूस लेना एक गैर कानूनी काम है ना, ये सरकारी धन में लूट है ना जी। आज़ादी के पहले तो वो दस्तूरी थी, है ना। जमींदार आपको कोड़ा मार के बंधुआ मजदूरी कराता था, कहीं उसके खिलाफ कोई कानून नहीं था। आज हम कह सकते हैं ना कि आप गलत कर रहे हैं, इसलिए गलत कर रहे हैं कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। यानी हमारे सामने कसौटी है। अगर हमारा संविधान ये कहता है कि भाईचारा, समता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व, है ना, इक्विटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, तो अगर भाईचारे पर कहीं चोट पड़ रही है, अगर दंगा किया जा रहा है, तो हम उसे गलत कहेंगे ना। इसलिए कि हम भी उस संविधान से प्राप्त शक्ति के आधार पर पत्रकारिता कर रहे हैं। तो विचारों का ही संघर्ष है, पूरी दुनिया विचारों के संघर्ष के जरिए ही आगे बढ़ी है। कोई विचार मुक्त शून्य नहीं होता है, शून्य में पत्रकारिता भी नहीं होती, राइट, है ना। तो आपको अपना पक्ष चुनना पड़ेगा, आप पार्टी मत चुने, पक्ष चुनना पड़े। यानी ये पार्टी अच्छी, वो पार्टी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, है ना। आप पॉलिसीज के पक्ष में आ सकते हैं कि भाई ये पॉलिसी, अगर दो पॉलिसीज हैं तो आप कहें ये पॉलिसी देश के हित में है, और अगर वो पॉलिसी किसी पार्टी को, कोई पार्टी उसको ओन करती है तो ठीक है, उसको फायदा मिले तो मिले। पर हम तो ये कहेंगे कि भाई जैसे मनरेगा है, तो मनरेगा ने ग्रामीण जीवन में क्रय शक्ति बढ़ाई, लोगों को काम मिला। अब हम कहें कि मनरेगा मतलब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसमें दो पक्ष हैं, लेकिन अगर उसमें कोई भ्रष्टाचार है तो वो सब बताना हमारा काम है ना। तो मेरा ये मानना है कि जो हमारे संविधान के संकल्प हैं, जिसमें सत्यमेव जयते, जो हमारा ध्येय वाक्य है, उससे बड़ी तो कोई बात हो नहीं सकती। तो हम उससे तो बंधे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हम सत्य से नहीं बंधे। हमारा विश्लेषण अलग हो सकता है, जैसे कहते हैं ना कि फैक्ट्स आर सेक्रेट, कमेंट इज फ्री। आप विश्लेषण कुछ भी करिए, पर तथ्य के साथ आप कोई गड़बड़ी नहीं कर सकते। दिक्कत क्या है कि आज उत्तर सत्य का जमाना आ गया। सरकार ने क्या किया है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट एक वो है, कॉन्सेप्ट है जिसको नॉम चॉम्स्की साहब ने बहुत पहले दिया था, जिसमें यह है कि सिर्फ इतने से काम नहीं चलता है कि सरकारें केवल वोट ले लेती हैं। उसके बाद वो क्या करती हैं कि वो सहमति का निर्माण करती है, और उसके लिए जो विज्ञापनों की पूरी दुनिया है ना, वो किसी एक मूर्ख को आपको महानायक के रूप में भी पेश कर सकती है। अगर इतना पैसा मीडिया को दिया जाए कि फला व्यक्ति को आप महानायक बना दे, तो वो बना देता है। यानी पूरा पूंजी का खेल हो गया है। अब आप उस पर सवाल मत उठाइए। सब लोगों के बीच ये पहुंच गया है कि साहब फला नेता वो बहुत महानायक है। वो कर क्या रहा है, देश की तरक्की हुई कि नहीं हुई, देश की आर्थिक स्थिति क्या है। जैसे कि मान लीजिए हम अभी की बात करें, बहुत लोगों का कहना है कि भारत में मोदी जी ने अभूतपूर्व काम किया है। अब ये एक घोषणा है, मान लीजिए, तो पत्रकार का काम है इस घोषणा पर इसके जो तमाम कसौटियां हैं उस पर कसा जाए। आर्थिक स्थिति क्या है, पहले तो कसौटियां बनाए कि कसौटियां तो बनी हुई हैं। जैसे मान लीजिए भारत में कर्ज है ना, तो हम ये देखते हैं कि जब मनमोहन सिंह तक इस देश पर कुल कर्ज
बमुश्किल 50 लाख करोड़ हुआ था। यानी सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर इतना ही कर्जा लिया था इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, जो लेना पड़ता है। पिछले 10-11 सालों में, वो 12 सालों में वो बढ़ के 200 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया। यानी भारत कर्ज में बेतरह डूब गया है, आने वाली पीढ़ियां उसका भुगतान करेंगी। तो इस सत्य को हम जब बताएंगे तो पता चला इस सरकार का जो विज्ञापन है, जो चमक है, वो कमजोर पड़ती है। लेकिन ये तथ्य है, अगर इस देश में जो प्रति व्यक्ति आय है, वो प्रति व्यक्ति आय अगर सब सहारा कंट्रीज जो हैं अगर वहां के बराबर हो जा रही है, कुपोषण का जो हाल है वो बहुत ही बुरा है, बच्चों को पोषण नहीं मिल रहा है, इन सवालों को जो हम उठाते हैं, ये सत्य है ना, तो उससे क्या है, वो पूरा जो माया महल है वो दरकता है। लेकिन काम हमारा यही है। दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ जो एक गोदी मीडिया और अब तो चूहा मीडिया जैसा शब्द आ गया है कि आप सरकार से सवाल ही नहीं करेंगे, सरकार के सामने आप चूहे की तरह एकदम छिपे रहेंगे, सवाल नहीं करेंगे। जबकि अगर आप लगातार हर तरफ से सवाल करें तो देश में लोकतंत्र का विकास होता है, सरकारें मजबूर होती हैं। हम मान लेते हैं कि सभी सरकारें बहुत जनहित का काम नहीं करती हैं, तो हमारा काम है हम भौंक भौंक के लगातार बताएं कि भाई ये समस्या है। जैसे इस समय चाइना, अरुणाचल प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि जो पीएलए है वो घुसा चला आ रहा है बड़े पैमाने पर अरुणाचल में, पर आपको कहीं मुख्य धारा के किसी टीवी चैनल या अखबार में आपको ये खबर ही नहीं मिलेगी, जबकि ये फैक्ट है। हम इस फैक्ट को बताने से डर रहे हैं, हम बस बोल देते हैं हम विश्व गुरु हैं, हम क्या हैं, कैसे विश्व गुरु हैं, हमने क्या दुनिया को बताया है। मतलब केवल हेडलाइंस नहीं हो सकती ना पत्रकारिता, आपको उसके पीछे जाना पड़ेगा। जैसे हम ये भाई, अगर कोई और समय होता तो आज जब ईरान और इजराइल और अमेरिका में युद्ध हो रहा है तो भारत में उस पर बात होती, भारत में समझौता होता है, हमारे लिए इतना बड़ा वो मौका था। लेकिन पाकिस्तान में समझौता हो रहा है तो हम कहते रहे कि पाकिस्तान बहुत बुरा है, होगा बिल्कुल, लेकिन हमें तो इस लायक भी नहीं समझा जा रहा, तो इसका मतलब हमारी विदेश नीति पे क्वेश्चन होना चाहिए। तो ये काम पत्रकारों का है, ये काम मीडिया का है, जो अब बिल्कुल उसने खत्म कर दिया। लेकिन एक बात बताइए, जैसे आज़ादी से पहले, और हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, भारतीय मीडिया का डेवलपमेंट और आज़ादी के आंदोलन से होते हुए, आज़ादी के आंदोलन से पहले चुनाव बड़ा आसान था कि भाई आपको आज़ादी तो चाहिए क्योंकि आपके मुल्क पे गलत लोग गलत तरीके से काबिज हो गए हैं और वो गैर इंसानी हरकतें जो हैं वो आपके साथ कर रहे हैं, तो चुनाव बड़ा आसान था कि आपको आज़ादी की लड़ाई के साथ खड़ा होना है। आज के डेट में या आज़ादी के बाद जब हम देखते हैं तो एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्षी पार्टी है, सब लोग इस देश के बारे में बात कर रहे होते हैं, है ना। किसी एक पॉइंट पे कोई सही हो सकता है, किसी एक पॉइंट पे कोई गलत हो सकता है। जैसे आपने कहा अलग अलग विषय हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए विषय महिलाओं को लेकर हो, विषय धर्म को लेकर हो, विषय दर्शन को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, पूंजीवाद को लेकर हो। किसी व्यक्ति, कोई एक पार्टी या कोई एक दल किसी एक विषय में बड़ा सटीक दिखता है लेकिन दूसरे विषय में वो कमतर दिखता है। अब यहाँ पे चुनाव तो बड़ा मुश्किल हो गया ना साहब। देखिए, मैं बस सिर्फ बहुत छोटी सी बात है, इतना जटिल प्रश्न नहीं है। जैसे आपने कहा आज़ादी के पहले हम आज़ादी की लड़ाई के साथ खुद को नत्थी पाते थे, है ना। वो पत्रकारों का धर्म था, भारतीय पत्रकारिता की परंपरा का एक बहुत ही उज्जवल वो पक्ष है। आज़ादी के बाद हम आज़ादी के संकल्पों के साथ बद्ध हैं। हम पहले आज़ादी की लड़ाई के साथ प्रतिबद्ध थे, अब हम आज़ादी की लड़ाई में लिए गए संकल्पों के साथ अपने को बद्ध मानते हैं, तभी हम भारतीय जो पत्रकारिता की परंपरा है उसके साथ हो सकते हैं। जैसे ही हमारी पूरी आज़ादी की लड़ाई का एक संकल्प था कि हमें एक ऐसा देश बनाना है जिसमें नफरत के लिए जगह नहीं होगी, पर हम इधर देखते हैं कि हमारे तमाम टीवी चैनल्स रात दिन सिर्फ दंगा फैलाने में जुटे हैं। तो ये कैसी परंपरा है, ये तो संभव नहीं है। और वो इतने बड़े अपराधी हैं कि मेरे एक मित्र कह रहे थे कि चित्रगुप्त ने उनसे कहा है सपने में आके कि इन सबको नरक में कढ़ाई में मिट्टी के तेल में तला जाएगा, ये जितने मालिक लोग हैं। इतना पाप है ना। अरे गणेश शंकर विद्यार्थी दंगा रोकते हुए जान दे देते हैं और उनके नाम पर आप पुरस्कार देते हैं दुनिया भर का, सरकार भी देती है जी। और हमारे पत्रकार ऐसे हैं जो रात दिन दंगाई जबान बोल रहे हैं, विभाजनकारी जबान बोल रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे संविधान का एक संकल्प और है, वो है साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाना, है ना, वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करना। और हम देख रहे हैं कि हमारे अखबार, हमारे टेलीविजन अंधविश्वास के प्रसार के वाहक बन गए हैं। बाबाओं के सामने लेटे हुए रिपोर्टर्स दिख रहे हैं। इसका क्या मतलब है? यानी हम आजादी के संकल्पों के साथ दगा कर रहे हैं,
हम संविधान के संकल्पों के साथ दगा कर रहे हैं, तो फिर हमें पत्रकार कहलाने का कोई हक नहीं है। दिक्कत क्या हुई कि खास तौर पर मोदी सरकार आने पहले भी देखिए, सारे अखबार, सारे टेलीविजन बड़े बड़े पूंजीपतियों के ही थे। लेकिन जैसे एक होता है ना कि कोई बड़ा अस्पताल कोई बड़ा पूंजीपति खोल देता है, लेकिन डॉक्टर इलाज तो अपने प्रोटोकॉल से ही करेगा ना। वो ये नहीं करेगा, डॉक्टर को फोन करके ये नहीं कहेगा कि एक मरीज आ रहा है, इसको तुम ये इंजेक्शन लगा दो, ये गोली दे दो, ऐसा तो कहेगा नहीं। डॉक्टरी के अपने प्रोटोकॉल से। वैसे ही पहले भी इस देश में पत्रकारिता जूट प्रेस कहा जाता था, इसलिए कि ज्यादातर जो मालिक थे वो जूट मिल मालिक थे और वो अखबारों के भी मालिक थे, तो उसे जूट प्रेस कहते थे। लेकिन इस देश में सरकार ने क्या किया, सजग थी सरकार, खासतौर पर पंडित नेहरू बहुत सजग थे और उन्होंने 1956 में एक श्रमजीवी पत्रकार एक्ट बनाया। श्रमजीवी पत्रकार एक्ट, जिसमें किसी पत्रकार की नौकरी आप ऐसे नहीं ले सकते थे। यानी आपका मन हुआ, जैसे आज हम देख रहे हैं ना, फला चैनल से 100 लोग निकाल दिए गए, फला अखबार से निकाल दिए गए, तो वो पहले से उन्होंने इस बात की व्यवस्था कर दी थी। उन्हें डर था कि ऐसा ना हो कि सरकार पर दबाव डालने के लिए इन अखबारों का इस्तेमाल हो। वो अखबारों की शक्ति से अच्छी तरह परिचित थे, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में उसकी भूमिका वो देख चुके थे। तो उन्होंने पत्रकारों की, पत्रकारिता की आज़ादी का मतलब पत्रकारों की भी आज़ादी है कि वो जो देख रहे हैं, जो सच है, उसको लिखने से रोका ना जाए और उसके लिए उन्हें दंडित न किया जाए। तो उन्होंने बाकायदा एक एक्ट बना दिया, श्रमजीवी पत्रकार एक्ट, और उसी के तहत 2014 तक ये पूरी परिस्थिति बनी थी इस देश में कि पत्रकार सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, और अगर वो गलत भी है तो वो बाद में कोर्ट में, जैसे कि आप देखें 2013 के आसपास जब इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अन्ना मूवमेंट जिसको हम कहते हैं वो चला, उसमें जितने आरोप लगे थे वो आज सब गलत साबित हुए। मनमोहन सिंह जी पर आरोप लगाए, जितने आरोप थे, लेकिन उस समय माना गया कि भाई पत्रकारों को ये आरोप मिल रहे हैं तो उनको लगाना उनका हक है, सरकार अपना जवाब दे। किसी ने नहीं कहा कि ये गलत कर रहे हैं, है ना। चाहे वो आज गलत साबित हुए, लेकिन उस समय जो प्रमाण आए, जितने भी आए, वो अधूरे हो सकते हैं, वो कोई आपको बरगला भी सकता है, वो सब मैं मानता हूं, लेकिन वो गलती करने का भी अधिकार उनको था कि वो एक आरोप लगा रहे थे। अगर इस देश के सीएजी ने कह दिया कि 1,70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, जो अब खुद कह रहे हैं मैंने गलत कहा था, तो अखबार उस समय या टीवी उस समय छापते तो क्या गलत करते, उनका काम था छापना। तो 2014 के पहले तक ये मान्यता थी कि आप अगर सरकार पर सवाल करते हैं, आपका काम ही है सरकार पर सवाल करना, पूंजीपतियों पर सवाल करना, नीतियों पर सवाल करना, ये आपका काम है, कोई नहीं रोकता था। 2014 के बाद ऐसी परिस्थिति बनी, एक तो जितने इस सरकार, खासतौर पर जो कॉरपोरेट जगत है उसमें भी एक दो लोग, खासतौर पर मैं नाम लूंगा, अंबानी और अडानी, ज़्यादातर चैनलों पे इनका कब्जा हो गया, ज़्यादातर अखबारों पे इनका कब्जा हो गया। कुछ सीधे हुआ और कुछ आप उनके विज्ञापनों के जरिए उस पे आश्रित हैं। मैं भाई आपने ऐड कर दिया, वरना मैं कहता अडानी साहब तो अभी एक ही चैनल के मालिक। वही मैं कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंख से देखा है, कहना नहीं चाहिए, बहुत बड़े पत्रकार हैं, नाम नहीं लूंगा, वो बाथरूम में थे और मैं भी था टॉयलेट में, और वो उनके कान में मोबाइल लगा हुआ था, वो बात कर रहे थे। अचानक वो घबरा गए और उनका मोबाइल गिरते गिरते बचा। पता चला किसी एक खबर की वजह से 5 करोड़ का विज्ञापन वापस ले लिया गया है। उनके पास फोन आया, उन्होंने रिसीव कर लिया। यानी आप पहले क्या था कि आपकी जनता के बीच साख है, और विज्ञापन वाले ये सोचते थे कि उस साख में हम भी थोड़ा सा अपना चेहरा दिखा दें। अब ये हुआ कि विज्ञापन महत्वपूर्ण हो गया, इकोनॉमी उसकी महत्वपूर्ण हो गई, और बीच में खबर आप उसी तरह दिखाइए जैसे जो विज्ञापनों से, जिनका, जो लोग विज्ञापन दे रहे हैं उनके खिलाफ ना हो। अगर आप उनके खिलाफ लिखते हैं तो आपके विज्ञापन चले जाएंगे। और जितने बड़े पैमाने पर ये टेलीविजन या अखबारों का पूरा जो खर्चा पानी है, जो जितना, वो सामान्य व्यक्ति के बाहर हो चुका है। और सरकार की ओर से जो श्रमजीवी पत्रकार एक्ट का जो संरक्षण था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियां हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी है तो उसमें तो आपको कभी भी आप श्रमजीवी पत्रकार एक्ट के तहत आते ही नहीं है। मतलब मेरा ख्याल है 99% लोग नहीं आते, शायद कहीं अभी एक आध जगह कुछ बचा हो। तो उसका नतीजा ये हुआ कि पूरी तरह पूंजीपति जो चाहते हैं, तो उस समय पूंजीपतियों ने यह तय किया था कि नरेंद्र मोदी को सरकार में लाना है, तो उन्होंने एक पूरा खोल दिया और टेलीविजन और अखबार सारे एकदम मनमोहन सरकार के खिलाफ झूठ फैलाने पे जुट गए। उसके बाद
चूंकि मनमोहन सिंह, ये नरेंद्र मोदी इस बात को जानते थे, एक बार उन्होंने कहा भी था कि 2002 में उनसे एक ही गलती हुई थी गुजरात में कि वो मीडिया को मैनेज नहीं कर पाए जी। तो उन्होंने मैनेज कर लिया। उन्होंने सीधे एक तरह से, आज स्थिति ये है कि आप, एक चैनल था एनडीटीवी जो सरकार की नीति पे नहीं चलता था, सवाल उठाता था, स्थिति क्या हुई, उस पे प्रणव राय बहुत बड़े पत्रकार इस देश के, तो इतना सीबीआई ईडी ये सब रेड वेड पड़ी कि आगे जाके उन्होंने वो चैनल अडानी को बेच दिया, बेचना पड़ा उन्हें। हालात ऐसे बनाए गए कि किसी भी तरीके से कहीं नहीं, आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। और अडानी को बेचने के बाद क्या हुआ, सीबीआई ने कहा कि इन पे लगे सारे आरोप। यानी आपने, एक आदमी ने 25-30 साल की मेहनत से एक खड़ा किया, एक संस्थान खड़ा किया, और आपने उस संस्थान को बर्बाद कर दिया, है ना। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ इस देश में। ठीक है, पहले भी सरकार खुश नहीं होती होगी अगर उसके खिलाफ, मैं तो रहा हूं चैनल में जब 2013 का आंदोलन हुआ, और क्या क्या नहीं बोला गया, पर कभी सरकार की ओर से ये नहीं आया कि इसके एवज में इन्हें दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन सर, राष्ट्रद्रोह के मामले तब भी लगे। असीम त्रिवेदी जैसे कार्टूनिस्ट जो थे, कार्टून बनाने के कारण जेल में भी जाना पड़ता है, और सेडिशन का मामला उनके खिलाफ बिल्कुल। और वो बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूँ, ऐसी कई चीजें हुई जिसमें सेडिशन का आरोप लगा, कुछ ऐसे। अब मैं उस कार्टून के बारे में तो नहीं बोलूंगा, मुझे याद है जिस कार्टून की बात कर रहे हैं, वो कार्टून देखकर सरकार आपत्ति कर सकती थी, और वो काफी आपत्तिजनक थे, वो बात सही। और वो मामला कोर्ट में गया, ऐसा नहीं हुआ कि 6 साल तक बिना सुनवाई के जेल में रहे, बाहर भी आए। लेकिन किसी संस्थान पर कि आप सरकार के खिलाफ खबरें दिखा रहे हो, इसकी वजह से आप पर कोई दंडात्मक कार्रवाई हुई, ऐसा तो नहीं हुआ ना। ये होता था कि कौन किस जगह संपादक होगा ये पीएमओ से तय होगा, कौन सी खबरें चलेंगी ये संपादक के पास मैसेज आएगा। डिबेट का विषय जो है, डिबेट का विषय क्या होगा, आता था। और डिबेट का विषय हो क्या रहा है। रात दिन जो दंगाई, आप एक मुसलमान, हिंदू और संत भागवादारी बिठा के, दाढ़ी वाले को बिठा के आप कर क्या रहे हो, आप इस देश को बर्बाद ही कर रहे हैं ना। अगर कोई और समय होता तो ये मीडिया इस पर सवाल करता है। आप ये भी तो कह सकते हैं मिशनरी पत्रकारिता अब भी चल रही है, बस मिशन वो है जो आपको ठीक नहीं लग रहा है। नहीं, संविधान के हिसाब से गलत है। हाँ। आप बिल्कुल, आप कहिए मैं संविधान को नहीं मानता, हम फिर से संविधान सभा, आप खुल के कहिए ना कि हम जो है भारत के इस स्वरूप को नष्ट कर देंगे और हम इसके लिए पत्रकारिता करेंगे, लोगों को हम बताएंगे, तो ये कहिए खुल के, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अधिकार है, मेरा ख्याल है कि आपको अधिकार होना चाहिए कि आप ऐसी पत्रकारिता करें, लेकिन उसके लिए आप दंड सहने को तैयार रहिए। फिर आपकी जो लड़ाई है उस लड़ाई के लिए सजा भी है। मतलब आज़ादी का आंदोलन में तो एक चेतना था कि हमें कैसा देश चाहिए, हमें एक आज़ाद भारत चाहिए। आज़ाद भारत में ये सब वो मूल्य थे, मन में रहे होंगे, आचार विचार में रहे होंगे, और उससे नत्थी हुए पत्रकार। अब तो आपके पास संविधान की एक किताब है जिसने स्थापित कर दिया कि ये सब चीजें हैं भाई। दूसरा, हमें क्यों सूचना चाहिए, सही जैसे हमें दूध अगर मिलावटी मिले तो हम बीमार हो जाते हैं ना, तो वैसे ही सूचना भी अगर सही नहीं होगी तो लोग फैसला कैसे लेंगे। अगर इस देश के तमाम लोगों को लगता है कि भारत का दुनिया में डंका बज रहा है, क्योंकि रोज मीडिया बताता है, उसे सच्चाई पता ही नहीं है कि भारत की क्या स्थिति हो रही है ना। तो सूचित करना, लोगों को सूचित इसलिए करना कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। हम जब कहते हैं, मैंने पहले भी शायद कहा कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, इसमें ऑफ द पीपल सबसे इंपॉर्टेंट है ना। ये किसी सरकार का देश नहीं है, इसका मालिक हम हैं, हम और आप। यानी हम, जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे घर में हो रहा है जी। अगर हमारे एक कमरे में घर के आग लगी हो तो हम दूसरे कमरे में चैन से सो नहीं सकते हैं। सर्वेश्वर की कविता है ना जी। तो मणिपुर में आग लगी हुई है तो हम कैसे चैन से सो रहे हैं। और दिल्ली के स्टूडियो में चुप्पी कैसे हो सकती है। 3 साल से मणिपुर जल रहा है क्योंकि हम सूचित नहीं कर रहे हैं, हम खबरों को ब्लैकआउट कर रहे हैं। अगर वो खबरें लगातार संवेदनशीलता के साथ दिखाई जाती तो इस सरकार पर दबाव पड़ता कि वो जाकर वहां पर कोई हल निकाले, पर हमने उसे बाहर कर दिया। तो लोगों को सूचित ही हम नहीं कर रहे हैं, लोगों तक सूचना नहीं जाएगी तो वो फैसला कैसे करेंगे कि सरकार अच्छा कर रही है, गलत कर रही है। तो इसलिए जरूरी है कि इस देश को, ये जो हमारा देश है, ये सुंदर बने, ये साफ सुथरा रहे, ये बेहतर बने, है ना, इसकी तरक्की हो, ये हमारा उसमें स्टेक है। हम ऐसा नहीं कि 5 साल में एक बार आके वोट दे रहे हैं, ऑफ द पीपल हमारा है भाई। इसलिए पत्रकारिता या पत्रकारिता हमको एक अच्छी पत्रकारिता चाहिए,
जैसे दूध हमें बिना मिलावट का चाहिए, शुद्ध चाहिए, वैसे हमें सूचना भी शुद्ध चाहिए। लेकिन सर अब चुनाव का एक बात आता है ना कि कौन सी खबरों का आप चुनाव करेंगे। जैसे जब आप आज़ादी से पूर्व की पत्रकारिता के बारे में बात कर रहे थे, आपने खुद कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर साहब जब अखबार निकालते हैं तो उसमें मुख्य विमर्श जो होता है वो दलितों के जीवन से जुड़ा हुआ होता है कि किस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है, किस तरीके से ठीक हो सकती हैं चीज़ें। या ज्योतिबा फूले जब निकालती हैं तो उनका अपना एक विमर्श होता है, भगत सिंह लिखते हैं तो उनका अपना एक विमर्श है। ऐसे हर किसी का अपना एक विमर्श है। तो हर कोई कुछ चुन रहा है, कुछ छोड़ रहा है, और हर कोई सब कुछ चुन ही नहीं सकता है। तो ये चुनाव भी तो आपकी पत्रकारिता को सवालों के घेरे में खड़े करती है। तो ये काम आज़ादी से पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है। नहीं, देखिए पहली बात तो वो जितने लोगों की आपने बात की, चाहे अंबेडकर जी दलित प्रश्न पे सवाल उठा रहे थे, चाहे भगत सिंह मजदूरों और किसानों की राज की बात कर रहे थे, हमारे संविधान ने इन सबको एड्रेस किया है। तो चलो हम ये मान लेते हैं किसी अखबार में ये हो कि भाई वो दलितों के प्रश्न पे ज्यादा संवेदनशील हो, कोई मजदूरों के प्रश्न पे ज्यादा संवेदनशील हो, कोई बेरोजगारी के प्रश्न पर ज्यादा संवेदनशील हो, लेकिन ये सारी समस्याएं इस देश में हैं और आप ये कह रहे हैं कि भारत विश्वगुरु बन गया, ये कैसे हो सकता है? यानी आपने ठीक कहा, मतलब ज्यादा जोर अपने संसाधनों के आधार पर, जैसे मान लीजिए कि इस समय केन बेतवा के मुद्दे पर वहाँ लिंक जो हो रही है उसमें आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर कोई व्यक्ति या संस्थान है जो वहाँ नहीं जा सकता, उतने पैसे नहीं हैं, है ना? लेकिन जंतर मंतर पर अगर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ छात्रों का, जो दरअसल इस देश में बेरोजगारी का जो एक टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा है उसका एक संकेत है, और नोएडा से चलने वाले या दिल्ली से चलने वाले अखबार या टेलीविजन चैनल अगर उसकी उपेक्षा करते हैं तो ये चुनाव का मसला नहीं है। केन बेतवा तो समझ में आया कि भाई उतनी दूर जाना, पैसे नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है, समझ में आता, लेकिन यहां ये तो कैसे संभव है? और फिर वही लोग झारखंड चले जाते हैं। इसका मतलब है कि आप एक सरकार की जरूरत के हिसाब से सूचनाओं को प्रसारित कर रहे हैं या रोक रहे हैं, सीधी सी बात। समस्या यहाँ है, मतलब आप नत्थी संविधान के साथ नहीं, नत्थी आप सत्ता के साथ हैं, इसीलिए उसे मतलब वॉच डॉग की जगह लैप डॉग कहा जा रहा है कि अब आप गोदी में बैठे हुए हैं, है ना? एक चीज बताएं, जो झुकने की बात कही आपने, या पत्रकार या पत्रकारीय संस्थान जो है पत्रकारिता से जो भटक रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण पूंजी है ना? कि भाई मालिकान जो हो गए वो इनको चलाने लगे, पहले भी थे लेकिन अब दबाव इतना ज़्यादा, और ख़ास तौर पे आपने वो एडवर्टीजमेंट को जो बात की कि आप खबर चला देंगे किसी के खिलाफ जो आपको विज्ञापन दे रहा है तो 5 करोड़ की राशि फ़ोन कॉल पे आपको पता पड़ेगा। हजारों करोड़ रुपए विज्ञापन में एक ऐसे देश में दिए जाते हैं जहां पर, और राज्यों में भी अभी तो आया कि जहां पर 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे महत्व अभी तो योगी जी ने मोदी जी को पीछे छोड़ दिया भाई विज्ञापनों में। यानी जहां पर मिड डे मील बच्चों को नहीं मिल रहा है, 93,000 स्कूल पैसे की वजह से बंद किए गए हैं। आप सोचिए, उस देश में अपने मुख्यमंत्री, अपने प्रधानमंत्री को महामानव बताने के लिए हजारों करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। 7-8 हजार करोड़ का भी वो आया है एक साल। आप सोचिए, अरबों रुपए अब तक मोदी जी को मतलब उनको बहुत महान व्यक्ति हैं ये बताने में खर्च हो गया। एक बड़ा पॉपुलर गाना है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो उस रुपये के प्रेशर में पत्रकार या पत्रकारीय संस्थान जो है अपने रास्ते से भटक रहे हैं। वो सिर्फ इतना ही नहीं है, वो मैंने कहा ना, वो कॉरपोरेट इस देश का जो है वो नत्थी है सरकार के साथ। सरकार को चाहिए, जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो चाहती है कि इस देश में एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो। यही उसकी राजनीतिक सबसे ज्यादा पूंजी है, जिसको चाणक्य के वाणक के कहते हैं। दरअसल 80-20 वो चाहते हैं कि वोट जो है वो नागरिक बन के लोग ना दें, वो एक धर्म के खिलाफ, यानी सीधे में कहूं तो मुसलमानों के खिलाफ घृणा को पालकर हिंदू समाज जो 80% के आसपास है वो वोटर बन जाए उनका, ये उनका प्रयास है। वो नागरिक न बने, वो रोजगार न मांगे, वो तरक्की न मांगे, वो बस मुसलमानों को सबक सिखाए। यानी आरएसएस की जो पूरी फिलॉसफी है वो 3 लफ्जों की है, मुसलमानों से घृणा, और थोड़ा और आप उदार हो जाइए तो 6 शब्दों की है कि मुसलमानों को औकात में रखना है। यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसलिए रखना है कि जो उनके हिसाब से हिंदू समाज है
जो एक जाति मनुवादी जो व्यवस्था है वो बनी रहे। तो ये विजन स्टेटमेंट अब टीवी मीडिया ने खास तौर पे या ज्यादातर मीडिया के एक बहुत बड़े धड़े ने अपना विजन स्टेटमेंट भी बना लिया, क्योंकि आपके मालिक ही वो हैं। जी, तो वो संसाधन और मालिकान जो हैं उनका फर्क और उनका इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है। आज़ादी से पहले भी ऐसा तो नहीं है कि मैं पूरी बात शायद नहीं कहा मैंने, तो सरकार ऐसा चाहती है और वो इन मालिकों को कमवा रही है, यानी जो कॉरपोरेट मालिक है उनके हित में। जैसे इस देश के सारे एयरपोर्ट्स अगर अडानी को मिल रहे हैं तो सहयोग नहीं है ना, या अंबानी को लगातार जो वो चाह रहे हैं वो कर पा रहे हैं, तो वो सहयोग नहीं है ना। अडानी पर अमेरिका में मुकदमा खारिज होता है और यहाँ पर जो डिजिटल पेमेंट को लेकर पॉलिसी है वो बदल जाती है, तो वो स्वाभाविक नहीं है। तो ये उनको पैसा दे रहे हैं और ये उनके लिए नीतियां बना रहे हैं, यानी ये अपनी मीडिया के जरिए समाज में एक ऐसी सहमति का निर्माण कर रहे हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, जिसके केंद्र में यह है कि भाई ये हिंदुओं का देश है और मुसलमानों को मारो। रात दिन जो है आप एक सांप्रदायिक विभेद पैदा करिए ताकि उससे एक राजनीति सफल हो, और जब वो राजनीति सफल होकर सरकार बनाए तो आपके हित में वो पॉलिसी बनाए। तो तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाऊं, तो मुझे पैसा कमवा, मैं तुम्हें सत्ता दिलवाऊं। एक म्यूचुअल कनेक्शन जो बिल्कुल। मैं जहां पे आना चाह रहा हूं सर, कि आज़ादी से पहले भी हवा में तो प्रिंटिंग प्रेस काम नहीं कर रहे होंगे, पैसा वहां भी चाहिए होगा। तो ये लोग पैसे का जो है, एक तो वैसे गरीब देश हो गया था हमारा उस वक्त तक, कैसे मैंने बताया ना, जैसे मैंने शांति नारायण भटनागर के स्वराज की बात की, अपना पूरा घर सारा संपत्ति उन्होंने बेचकर वो प्रेस स्थापित किया था। या जैसे जब लीडर बना, लीडर अखबार जब निकला, लीडर मेरा ख्याल है कि 1910 में निकला, तो इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू जी उसके जो मैनेजिंग वो थी कमेटी उसमें थे, और उन्होंने कहा था कि जब तक मेरे घर की एक ईंट सलामत रहेगी लीडर चलता रहेगा। तो पिताजी मोतीलाल नेहरू, तो ऐसे लोग थे। इवन एक हिंदुस्तान अखबार निकला था, काला काकर इलाहाबाद के पास एक प्रतापगढ़ जिले की रियासत रही है, वहाँ के राजा रामपाल सिंह मेरा ख्याल है, वो मदन मोहन मालवीय जी उसके संपादक थे, उन्होंने वो अखबार निकाला काला काकर से। तो ऐसे लोग जो राष्ट्रवादी या राष्ट्रीय भावना के साथ खड़े थे, उन्होंने मदद की, उन्होंने पैसे लगाए, उन्होंने अखबार निकालने में मदद की। जैसे जमनालाल बजाज, वो गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाते थे, तो जमनालाल बजाज ने बहुत मदद की होगी, मैं मानता हूँ, मतलब गांधी जी को खास तौर पर उनके अखबारों के लिए सबने मदद की होगी। तो समाज मदद करता था, और गांधी जी तो बहुत मतलब इस बात के खिलाफ थे कि अखबार में विज्ञापन छपे, वो इसे पाप मानते थे। उन्होंने बड़ी एक कठोर बात कही है इसको लेकर, मतलब वो एकदम वो मानते थे कि ये विज्ञापन नहीं छपने चाहिए, विज्ञापन पर आश्रित आपको नहीं होना चाहिए, आप सीधे जनता को दीजिए और जनता से पैसे लीजिए। ये उनका, वो जानते थे कि इससे आप मतलब दबना तय है। तो बिल्कुल इस बात के बहुत सख्त खिलाफ थे कि अखबार में विज्ञापन छपे, और कभी भी उनके अखबार में विज्ञापन नहीं छपता था। और तो छोड़िए, आप जब पत्रकारों की बात करें तो मैं प्रेमचंद का उदाहरण दूंगा। प्रेमचंद जितने बड़े साहित्यकार थे उतने बड़े पत्रकार थे। जागरण एक पत्र था, उसमें लगातार वो लिखते थे। ये दंगा जागरण जो आज का है उससे मत उसको जोड़िएगा, वो मेरा ख्याल है साप्ताहिक था। और किस विषय पर वो नहीं लिख रहे थे उस समय? जाति के शोषण पर जैसे वो कलम चलाते थे अपने साहित्य में, वैसे ही वो अंधविश्वास पर, धार्मिक पोंगापंथ पर, पाखंड पर। यानी उन्होंने अपनी हंस पत्रिका में 1931 में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर फ्रंट पेज पे छापी थी। उनकी दृष्टि सोचिए, वो पूना पैक्ट के पहले का मामला था, 1932 तब नहीं हुआ था, और उन्होंने हंस में छापी थी डॉक्टर अंबेडकर की पूरी फुल तस्वीर, और उनके बारे में लिखा था कि ये बहुत मतलब काबिल एक उदीयमान नेता है। तो ये था पत्र। अब वो प्रेमचंद जगह जगह से पैसे मांगते थे और व्यवस्था करते थे। वो तो अपनी नौकरी भी छोड़ चुके थे, है ना, लेकिन वो प्रेस भी लगाया, उन्होंने कर्जा भी लिया होगा, और खून फेंकते हुए मर गए। दवा नहीं शायद हो पाई होगी उनकी, 56 साल की उम्र में। आज भी हम प्रेमचंद कर रहे हैं 56 साल की उम्र में। मतलब तो फिर ये बचता है ना सर कि खून थूकते हुए ही पत्रकार मर जाएं, तभी वो आज़ादी के साथ काम कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखिए, टीवी चैनल्स की जो लागत है, ऑपरेशनल खर्चा, जो आप मुझसे बेहतर आप समझते हैं, मैं तो कभी खुशकिस्मती या बदकिस्मती से काम किया नहीं उस जगह पे।
लागत बहुत ज़बरदस्त है और वो लागत आप दर्शकों से नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप डिजिटल मीडिया की बात करें, जिसका आविर्भाव टीवी मीडिया के विघटन के साथ धीरे धीरे होता चला गया और अब बड़ा डेवलप हो रहा है, अगर ये भी जनता से पैसे लेकर चलता है तो जनता का दबाव होगा। और टीवी मीडिया ने जनता को भी पोलराइज तो किया हुआ है, तो आप जनता के दबाव में अपने कंटेंट को देखेंगे। नहीं, ये सारी अकल 2014 के बाद आई है या मतलब पहले भी थी? पहले कैसे जनता के पक्ष में वो होती थी? मैं आपको बताऊं, मैं खुद अमिताभ बच्चन तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत बड़े स्टार हैं। मैं लखनऊ में था, स्टार न्यूज़ में। इन्होंने वहाँ पर एक ज़मीन खरीदी थी बाराबंकी के आसपास, और वो शायद इसलिए कि यहाँ पर वो किसान दिखा के पुणे में कुछ फार्म हाउस खरीद सके। कुछ ऐसा था कि अगर आप किसान हैं तो खरीद सकते हैं, जो नॉन महाराष्ट्रियन। तो मैंने वो स्टोरी की। अब सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, और हमारे यहाँ स्टार न्यूज़ में बाकायदा मतलब 5 स्टार किसान, ये बैकग्राउंड बना के अमिताभ बच्चन को खड़ा करके वहाँ पर वो खबर चली। मुख्यमंत्री भी उनके करीबी रहे होंगे, किसी ने नहीं रोका। तो ये जो सारी बात है कि पैसा चाहिए, पैसा है तो सरकार देती है या आपको बड़े बड़े पूंजीपतियों के विज्ञापन पहले भी चलते थे ना, जैसे मैंने कहा जूट मिल वो। लेकिन इस देश में एक वातावरण था कि सब ने माना था, सरकार ने भी, पूंजीपतियों ने भी, जनता ने भी, कि इनका काम है गलत के खिलाफ आवाज उठाना। ये राष्ट्रीय सहमति का प्रश्न है, ये धंधे का प्रश्न नहीं है। अब उसमें बहुत सी गड़बड़ियां भी इस आज़ादी के तहत की, जैसे मैं मानता हूं कि बहुत ही काला धब्बा है टेलीविज़न की हिस्ट्री में, जब लोग भूत प्रेत नाग नागिन चला रहे थे, तो ये अपमान था इस देश का। आपने टीआरपी के लिए मतलब लोगों की चेतना, उनकी प्रश्नाकुलता, उनके अंदर जो भी विज्ञान विवेक, वो सब नष्ट कर दिया। तो इस आज़ादी का दुरुपयोग भी हुआ, पर इसलिए नहीं थी वो आज़ादी। लेकिन उसको भी नहीं रोका गया, जबकि मेरा ख्याल है कि उसे रोकना चाहिए था। है ना? आप कैसे मतलब भूत प्रेत और किले का रहस्य और इस तरह की चीजें रात दिन चला सकते? 4 बजे अश्वत्थामा चढ़ाएगा शिव। ये रावण का, अरे बाप रे बाप, वो क्या था उस समय भारत में जब ये पूरा राम मंदिर का जब ये बढ़ा, तो अब ये पूरी कोशिश है इसको इतिहास बताने की। अब उसमें समस्या क्या होती है कि राम तो आप बता देंगे भारत में इतिहास है, श्रीलंका वाले इतिहास मानते नहीं है। क्योंकि अगर आप इतिहास मानेंगे तो आप बताएंगे भाई राम जी गए और यही वाली श्रीलंका वो लंका है, तो श्रीलंका के इतिहास में भी होना चाहिए ना कि ईसा से इतने 1000 साल पहले या जब भी एक रावण नाम का उनका राजा था। उनके यहाँ कुछ था नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा अच्छा ये बहुत बढ़िया अवसर है, तो उनका जो पर्यटन विभाग है उसने भारत के तमाम पत्रकारों को, टेलीविज़न के ख़ास तौर पर, उनको अपने यहाँ सैर कराई और किसी बगीचे को बता दिया ये अशोक वाटिका है, किसी पहाड़ी को बता दिया कि हाँ हनुमान जी का ये गदा रखी थी, ये रावण का फलाना है, ये रावण की गुफा है, और रात दिन यहाँ टीवी चैनलों पे चलने लगा। वो इसलिए कर रहे थे कि आप बेवकूफ़ हैं, आप वहाँ भी यात्रा पे जाएं कि अशोक वाटिका देखने चलना है। यहाँ एक मध्यवर्ग विकसित हो रहा था जो मलेशिया तक हो ही आ रहा था, थाईलैंड अभी भी जा रहा है, तो श्रीलंका वालों ने सोचा कि इधर भी आ जाओ भाई, हम तुम्हें रावण की गुफा दिखाएंगे। तो उनके यहाँ कोई इतिहास नहीं है रावण का, लेकिन उन्होंने आपकी इस प्रलाप का इस्तेमाल भारतीय टेलीविज़न चैनल को अपने साथ रख के किया, और तमाम पत्रकार, लगभग ज़्यादातर हिंदी चैनल्स के पत्रकार श्रीलंका भेजे गए। जाहिर है वो स्पॉन्सर्ड यात्रा थी, और उन्हें बता दिया गया कि देखिए अशोक वाटिका ये है, फलाना ये है, ये यहाँ पे कुछ भी दिखा दो, आप कोई पहाड़ी दिखा दो, है ना, यहाँ हनुमान जी बैठे थे, इस पेड़ पे चढ़े थे। अरे यार, और खूब चैनलों ने टीआरपी लूटी। इस देश की जनता तो धर्मभीरू है ही, आप जानते हैं, तो उसके साथ क्या व्यवहार हुआ है और उसका क्या नतीजा हुआ है वो आपके सामने है। तो इस तरह इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये काम नहीं था। काम ये था कि आपको मौका मिला है, आप जनता के प्रश्न रखिए। इस समय भारत बेरोजगारी के ज़बरदस्त दबाव में है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिन, यहाँ तक कि अगर सरकार बदल भी जाए, तो ये जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था में बहुत बड़े रेडिकल चेंज करने के बाद ही शायद स्थिति सामान्य हो। 1 अरब 40 करोड़ या 1.5 अरब लोगों को खिलाना पिलाना, उनकी रोजगार की व्यवस्था करना,
ये आसान नहीं है। ओवरनाइट तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। और इसमें इसका इलाज ये नहीं है कि आप हर जगह मंदिर बनवा दें। जैसे अभी जेएनयू की वीसी ने कहा है कि जेएनयू को पैसा चाहिए, यहाँ वेंकटेश भगवान का मंदिर बनवा दीजिए, तो मंदिर से पैसा आएगा और यूनिवर्सिटी चलेगी। ऐसा नहीं है। ये आप जो कहते हैं गॉड इकोनॉमी, ये गॉड इकोनॉमी, करते हाँ, गॉड इकोनॉमी। आप कह रहे हैं कि भगवान में लोग आएंगे, पैसा डालेंगे और उससे व्यवस्था चलेगी। अरे भाई, लोगों के पास पैसा भी तो आना चाहिए, वो कहाँ से आएगा? वो चढ़ावा चढ़ाएंगे कहाँ? चढ़ाए कहाँ? मतलब वहीं का लड्डू खा के बैठे रहेंगे। मंदिर के बाहर कटोरा लेके बैठना तो कोई अर्थव्यवस्था का वो हो नहीं सकता है। वो कहते हैं ना मुनव्वर राणा साहब, अगर दौलत से ही सब कद का अंदाजा लगाते हैं तो फिर सुन ले हुकूमत दाव पर कासा लगाते हैं। तो ऐ मुफलिसी हम दाव पर कासा लगाते हैं। ऐ मुफलिसी, बहुत हम दाव पर कासा लगाते हैं। मुफलिसी इंपॉर्टेंट है जी। तो बहरहाल आज़ादी से पहले जब हमारे पास कोई लिखित संविधान नहीं था, एक चेतना का विकास ही हो रहा था और बहुत सारे मूल्य सोचे गए थे, उससे बंधकर पत्रकारों ने पत्रकारिता की, खून थूक थूक कर उनको मरना पड़ा। जेल में तब भी जा रहे थे, सत्ता के सामने झुके नहीं, लगातार जेल में गए, लगातार जेल में गए, आपने बताया ही। और जिस हुकूमत का सूरज तोप से उड़ाए गए साहब, हाँ, छोड़िए, इसको कैसे हम भूल सकते हैं? राइट। और उसी दौर में मौलवी मोहम्मद बाकिर का नाम लोग नहीं जानते हैं, इसी दिल्ली में तोप से उड़ा दिया गया है। क्योंकि जान जाएंगे तो आपको उस मिशन को सम्मान भी करना पड़ेगा, उस मिशन को आगे भी बढ़ाना पड़ेगा। और फिर वो मौलवी है, मोहम्मद है, बाकिर है, तो ये भी एक समस्या है। वो तो आपके मिशन को जो आपने अभी अपना रखा उसके बिल्कुल खिलाफ चला जाएगा। बहरहाल जिस हुकूमत का सूरज अस्त नहीं होता था, उस हुकूमत के सूरज के अस्त होने में पत्रकारों और पत्रकारिता की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बात थोड़ी कम जरूर हो जाती है। पत्रकार दंगा रोकते हुए शहीद हुए आज़ादी से पहले, और हम उस स्टेट में पहुंच गए, उस स्थिति में पहुंच गए जहां पत्रकार दंगा आयोजित करवा देता है। ज्यादा पैकेज उसका है जो ज्यादा दंगाई हो, जो ज्यादा दंगाई। ऐसे एक पत्रकार महोदय थे जो मतलब अपनी दंगाई मिजाज और भाषा के लिए बड़े मशहूर थे। तो एक बड़े चैनल ने, बहुत तेज चैनल ने, दूसरे चैनल से उन्हें हायर कर लिया दुगनी तनख्वाह पे या जो भी। हाँ, तुम ज्यादा फैला सकते हो, तुम मेरे पास आओ। ठीक है। बहरहाल है पत्रकारों और टीवी मीडिया के लोग अगर देख सुन रहे हो तो वो जरूर देखें सुने, और आप लोग देख सुन रहे हैं तो उन तक पहुंचाने की कोशिश करें कि हम पत्रकारों ने और इस पत्रकारिता ने ब्रितानी हुकूमत की चूल्हे हिला दी थी। अगर हम कहें तो कोई भी हुकूमत इतनी ताकतवर नहीं हो सकती, किसी भी पार्टी की हो, जो हमें दबा सके, सेडिशन लगा के जेल में भेज सके। सारी हुकूमतों की चूल्हे हिलाने की जो कुव्वत है वो पत्रकारों में, वो इस कलम में है। और गणेश शंकर विद्यार्थी कहते थे कि लेखनी कभी बिक नहीं सकती है, ये हमेशा आजाद रहनी चाहिए। है नहीं शमशीर अपने हाथ में तो क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे कातिलों के सर कलम। पंकज श्रीवास्तव जी का ये शेर है और जो हमें तो बड़ा इंस्पायर करता है। तो कलम की ताकत को समझिए, अहमद फराज से लेकर तमाम शायरों ने और तमाम कवियों ने इसके बारे में लिखा है। खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो अखबार निकालो। अकबर इलाहाबाद बड़ा बहुत बार चर्चा में आया है। तो अखबार जो है वो तोप, तलवार और सब चीज़ों से ज़्यादा हैवी हो सकता है, उन पर हावी हो सकता है। ये आपको समझने की ज़रूरत है। समझिए, हमने समझाने की कोशिश की, कितना समझ पाए और कितने सवाल बाकी रह गए वो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा को सुनने के लिए। और पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।